क्या आप जानते हैं कि जिस देश को कभी दुनिया का ड्रीम डेस्टिनेशन कहा जाता था, वहां आज लोग एनर्जी बिल भरने के लिए दूसरा काम ढूंढ रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि खुद ब्रिटिश सरकार के अपने आंकड़े बता रहे हैं कि 2025 में 1,36,000 से ज्यादा ब्रिटिश सिटीजन्स देश छोड़कर जा चुके हैं। New figures show that net migration to the UK has fallen by nearly half in the last year. Cost of living in the UK was completely out of control, and that's why we left. We left nearly 3 years ago because of 2 full-time working parents was not enough for us to sustain the life that we had in the UK. सवाल यह है कि क्या यूनाइटेड किंगडम धीरे धीरे रहने लायक देश नहीं रह रहा, और अगर हाँ, तो दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज में से एक के साथ आखिर हो क्या रहा है। £1.40 for a loaf of bread is daylight robbery. Tesco owned cheese nearly £5. Like, we do everything we're told to do. We go to school, we go to university, we get a job, we work hard. Yet things like owning a house seem impossible. हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम की, वही यूके जहां लंदन जैसे शहर ग्लोबल फाइनेंस का सेंटर माने जाते हैं, जहां करियर ग्रोथ, हाई सैलरी और वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल के सपने दिखाए जाते थे। लेकिन जुलाई 2026 में हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। मई 2026 में ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ने नए आंकड़े जारी किए और इनमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई। पिछले 3 सालों में यानी 2021 से 2024 के बीच करीब 9,92,000 ब्रिटिश नेशनल्स देश छोड़कर जा चुके हैं। यह पुराने अनुमान से लगभग 3 गुना ज्यादा है। अकेले 2025 में ही 1,36,000 ब्रिटिश सिटीजन्स का नेट आउटफ्लो दर्ज हुआ, यानी जितने वापस आए उससे कहीं ज्यादा लोग बाहर चले गए। और यह सिर्फ रिटायरमेंट की कहानी नहीं है। आज तकरीबन 75% ब्रिटिश एमिग्रेंट्स 35 साल से कम उम्र के हैं, यानी वही यंग, स्किल्ड और वर्किंग एज लोग देश छोड़ रहे हैं जो किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ माने जाते हैं। आज करीब 55 लाख ब्रिटिश सिटीजन्स विदेश में रह रहे हैं, यानी हर 12 में से एक ब्रिटिश नागरिक अपने ही देश से बाहर है। सबसे ज्यादा लोग ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, अमेरिका और कनाडा जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि इसी दौरान ओवरऑल नेट माइग्रेशन धड़ाम से गिरा है। 2023 में यह आंकड़ा 9,06,000 के रिकॉर्ड हाई पर था और साल भर पहले तक 3,31,000 था। लेकिन दिसंबर 2025 तक आते आते यह घटकर सिर्फ 1,71,000 रह गया, यानी 2 साल में 3/4 गिरावट। सरकार इसे कंट्रोल में कामयाबी बता रही है, लेकिन असली वजह यह भी है कि जो स्टूडेंट और केयर वर्कर वीजा की लहर 2022 से 23 में आई थी, अब वही लोग वापस लौट रहे हैं। साथ ही ब्रिटिश नागरिक खुद भी बाहर निकल रहे हैं। जनवरी 2026 के एक YouGov सर्वे में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। सिर्फ 8% लोगों का मानना है कि सरकार कॉस्ट ऑफ लिविंग को अच्छे से संभाल रही है, जबकि 85% लोग कहते हैं कि हालात खराब तरीके से हैंडल किए जा रहे हैं। लगभग 44% लोगों ने माना कि पिछले 3 महीनों में उन्हें खाने का बिल भरने में दिक्कत हुई और 37% को एनर्जी बिल भरने में। सिर्फ 9% लोगों को लगता है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन पिछले साल बेहतर हुई है। प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने इस साल एक 5 पॉइंट प्लान भी पेश किया, जिसमें एनर्जी बिल में 100 पाउंड से ज्यादा की कटौती, फ्यूल ड्यूटी फ्रीज को सितंबर तक बढ़ाना और हीटिंग ऑयल सपोर्ट के लिए 53 मिलियन पाउंड का ऐलान शामिल है। लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी वैसी ही टफ बनी हुई है, खासकर तब जब मिडिल ईस्ट के हालात की वजह से ऑयल प्राइसेस और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स में उछाल आया। इसी दबाव का असर मई 2026 के लोकल इलेक्शंस में साफ दिखा, जहां लेबर पार्टी को भारी नुकसान हुआ और नाइजल फरेज की रिफॉर्म यूके पार्टी ने बड़ी बढ़त हासिल की। एनएचएस पर दबाव भी कम नहीं हुआ। वेटिंग लिस्ट्स अब भी प्री पैंडेमिक लेवल से काफी ऊपर हैं और रेजिडेंट डॉक्टर्स दिसंबर 2025 में 5 दिन की हड़ताल पर भी गए थे। 2019 में बोरिस जॉनसन सत्ता में आए और उन्होंने ब्रेक्जिट को हर हाल में पूरा करने का वादा किया। उनका कहना था कि यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलकर यूके ज्यादा स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट और आत्मनिर्भर बनेगा, ट्रेड डील्स खुद तय करेगा और इमिग्रेशन पर पूरा कंट्रोल वापस लेगा। 2020 में यूके ने ऑफिशियली ईयू छोड़ दिया। यह एक हिस्टोरिक मोमेंट था। पूरी दुनिया की नजरें इस फैसले पर टिकी थीं, लेकिन इसके बाद जो उम्मीद की गई थी वह हकीकत नहीं बनी। अनसर्टेनिटी खत्म नहीं हुई, बल्कि और गहरी होती चली गई। सप्लाई चेन्स में रुकावटें आईं, ट्रेड पेपर वर्क बढ़ गया और बिजनेसेस के लिए ईयू के साथ काम करना पहले से महंगा और मुश्किल हो गया। इसके फौरन बाद पैंडेमिक ने रही सही कसर पूरी कर दी। लॉकडाउन्स में बिजनेसेस बंद हुए, सप्लाई चेन्स पूरी तरह टूट गईं
और यहीं से फूड प्राइसेस में वह उछाल शुरू हुआ जो आज तक लोगों को परेशान कर रहा है। सुपरमार्केट की शेल्व्स पर बेसिक चीजों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि आम परिवार अब ग्रोसरी शॉपिंग से पहले बजट बनाकर जाता है। कई लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स छोड़कर सस्ते ऑल्टरनेटिव्स की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं और फूड बैंक्स की मांग पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ी है। एनर्जी और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स के बढ़ने का सीधा असर खेतों से लेकर सुपरमार्केट तक हर स्टेज पर पड़ा, जिसकी वजह से रोटी, दूध, अंडे जैसी रोजमर्रा की चीजें भी अब आम आदमी के बजट पर भारी पड़ रही हैं। इसके बाद पॉलिटिकल चेंजेस का सिलसिला जारी रहा। कई प्राइम मिनिस्टर्स बदले, इकोनॉमी लगातार अस्थिर बनी रही और आखिरकार जुलाई 2024 में कीयर स्टारमर प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने इकोनॉमी को रिवाइव करने, एनएचएस को सुधारने, ग्रोथ बढ़ाने और लोगों की जेब पर पड़ रहे दबाव को कम करने के बड़े बड़े वादे किए। लेकिन जुलाई 2026 तक आते आते जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। रिफॉर्म यूके लगातार वोटिंग इंटेंशन पोल्स में आगे चल रही है। लेबर के पास सपोर्ट घटता जा रहा है और अगले चुनाव को लेकर राजनीतिक अनिश्चितता पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई है। इंडिया हमेशा से यूके के लिए सबसे बड़े टैलेंट सोर्सेज में से एक रहा है, लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है। जनवरी 2024 में डिपेंडेंट्स बैन लगने के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा की डिमांड तेजी से गिरी। फैमिली वीजा के लिए इनकम थ्रेशोल्ड 18,600 पाउंड से बढ़ाकर 29,000 पाउंड कर दिया गया और ओवरसीज केयर वर्कर रिक्रूटमेंट रूट भी मई 2025 तक लगभग बंद हो चुका है। इसका सीधा असर उन इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स पर पड़ रहा है जो पहले बिना सोचे यूके चुन लेते थे। अब वे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यूएई जैसे देशों की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जहां पीआर पॉलिसीज ज्यादा साफ हैं और फ्यूचर कहीं ज्यादा प्रेडिक्टेबल लगता है। ये सिर्फ एक माइग्रेशन ट्रेंड नहीं है, ये यूके के लिए एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिस्क है, क्योंकि इंडियन प्रोफेशनल्स हेल्थ केयर, आईटी और फाइनेंस जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में बैकबोन की तरह काम करते हैं। अगर ये फ्लो कमजोर होता है तो पूरा सिस्टम और दबाव में आएगा। एक तरफ पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सही तरह की ग्रोथ है, क्योंकि यह बढ़ोतरी ज्यादातर नेचुरल ग्रोथ की वजह से नहीं बल्कि इमिग्रेशन ड्रिवन है। दूसरी तरफ यूके के अपने ही हाईली स्किल्ड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स और यंग प्रोफेशनल्स बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में देश छोड़ रहे हैं। यानी जो लोग इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं वही धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। इसका असर अब हर जगह साफ दिखाई देने लगा है। हाउसिंग पहले से ज्यादा महंगी और इनएक्सेसिबल होती जा रही है। एनएचएस पर इतना दबाव है कि लाखों लोग महीनों तक ट्रीटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। जॉब्स के लिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, पब्लिक सर्विसेज ओवरस्ट्रेच्ड हैं और टैक्स पेयर्स पर फाइनेंशियल बर्डन लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा क्राइसिस सिर्फ इकोनॉमी या इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है। सबसे बड़ा क्राइसिस है लोगों का ट्रस्ट टूटना। जब किसी देश के लोग अपने फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं रहते तो वह देश धीरे धीरे अपनी ग्लोबल पावर खोने लगता है, और यही आज यूके के साथ हो रहा है। यूके आज एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। या तो पॉलिसीज बदलकर हालात को पलटेगा या फिर यह ट्रेंड और तेज होता चला जाएगा। और शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजर यूनाइटेड किंगडम पर टिकी है, ये समझने के लिए कि क्या एक आधुनिक और समृद्ध देश भी अपने ही डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक संकट के आगे कमजोर पड़ सकता है।